For preparation of petty cash book in a large scale business organization, there are two methods. Preparing a separate petty cash book and the payment of expenses is done by the head cashier. तो एक सिंपल कैश बुक की तरह ही बनेगी, कैश अकाउंट की तरह, उसका नाम पेटी कैश बुक हो जाएगा और उसमें जो भी एक्सपेंसेज होंगे वो अलग से लिखे जाएंगे। और एक दूसरा सिस्टम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो मेनली सभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, उसका नाम है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। हिंदी में इसे बोलते हैं लघु रोकड़वही बनाने की अग्रदाय पद्धति। इन केस ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, certain amount is given in advance by the head cashier to the petty cashier, and petty cashier is generally accounting clerk or he may be a watchman of the business or gateman of the business who is to follow the instruction given by the manager, by the head cashier, by the owner of the business। यानी कि लघु रोकड़वही बनाने की अग्रदाय पद्धति में एक व्यवसाय के हेड कैशियर, मुख्य रोकड़पाल द्वारा एक निश्चित राशि 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये एडवांस में दे दी जाती है और उसे बोल दिया जाता है कि जब भी आपको कुछ सामान लाना हो, कुछ एक्सपेंसेज पे करने के लिए कहा जाए, जैसे एडवर्टाइजमेंट का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट करना हो, या वेजेज एंड कार्डेज एंड पुली चार्जेस का पेमेंट करना हो, रिफ्रेशमेंट का पेमेंट करना हो, टैक्सी फेयर पेमेंट करना हो, कुछ स्टेशनरी आइटम्स मंगाए जाए तो उनका पेमेंट करना हो, वो आपको अपने पास से करना है। जब आपको खरीदने के लिए, कुछ लाने के लिए बोला जाए, आप ले आओ और उसका बिल लेकर आओ, उस बिल को आप अपने पास फाइल करते रहो और ये पूरा हिसाब आप मेंटेन करो। जब आपके पास सारे पैसे खर्च हो जाते हैं तो 15 दिन बाद में, 1 महीने बाद में आप वापस उतना रुपया एडवांस ले लीजिए। एक सर्टेन अमाउंट इज मेंटेन्ड एज ओपनिंग बैलेंस, मे बी ऑन फोर्टनाइटली बेसिस और मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। एक व्यवसाय में जितने ज्यादा मात्रा में लघु व्यय होंगे तो वो पेटी कैश बुक भी 15 दिन बाद में एडवांस पूरा खत्म हो जाता है, तो अगले 15 दिन के लिए फिर से उसको एडवांस दे दिया जाता है। तो इम्प्रेस्ड का मतलब है अग्रिम, एडवांस मनी, IMPREST। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक इज सच ए सिस्टम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल एक्सपेंसेस इन विच certain amount is given in advance by the head cashier to the petty cashier, and petty cashier is required to record all expenses incurred by him on the order and instruction of some authorized office bearer, maybe the owner or the manager or the director or cashier of the business organization, and he is to keep proper record, and when all expenses are incurred and there is a nominal amount as balance after 15 days or after 1 month, so then he is reimbursed। उसे फिर से उतना ही रुपया एडवांस में दे दिया जाता है और वो एक तरह से अलग कंटिन्यू रहता है। तो फिर बिजनेस में क्या होगा, मेन कैश बुक में ऐसे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को नहीं लिखना पड़ेगा। तो एक बड़े व्यवसाय में पेटी कैश बुक बनाने से जो हेड कैशियर है उसका काम आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात दूसरा ये कि अगर मान लो कुछ हमारे गेस्ट आए हुए हैं बिजनेस में और हमने गेटमैन को, जो हमारा अकाउंटिंग क्लर्क भी है, पेटी कैश को मेंटेन करता है, उसे बोला कि चलो आप रिफ्रेशमेंट लेकर आ जाइए, हमारे गेस्ट के लिए नमकीन ले आइए, मिठाई ले आइए, चाय कॉफ़ी लाइए या कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आइए। तो उसको जब लाने का बोलेंगे तो गेस्ट के सामने बोलेगा हमें पैसे दो, कितने लाना है, क्या लाना है, कितने रुपए दो। तो फिर ये अच्छी बात नहीं होती है कि कोई हमारे एक असिस्टेंट हमसे, जब हमको ये मुझसे बात बोलते हैं और वो हमसे उस समय पैसा बोले, पैसा मांगे। इसलिए क्या होता है, अच्छा होता है कि हम हमारे जो बिजनेस में काम करने वाले असिस्टेंट हैं उनको कुछ एडवांस में देकर रखें, ताकि जब भी उनसे बोले वो इमीडिएटली आपको वो ऑर्डर को फॉलो करें, वो आपका मटेरियल ले आए
आपके कहने पर कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दे और गेस्ट के सामने, बाहर के लोगों के सामने छोटे मोटे अमाउंट 10, 20, 100, 50, 200 रुपया मांगना नहीं पड़े, तो इससे भी आपको उस बात का छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए वी कैन से दैट प्रिपरेशन ऑफ पेटी कैश बुक इज रियली इंपॉर्टेंट for a large scale business organization because it is helpful in controlling the expenses. We can also record all kind of expenses and we will be able to fulfill all our requirement in front of the guest without affecting the goodwill of the business and the family. तो एक लघु रोकड़ बही बनाना एक व्यवसाय के लिए बहुत लाभप्रद है। इससे व्ययों पर नियंत्रण हो जाता है, कितने खर्च हुए, कहाँ हुए, वो हमें पता रहता है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार ऐसे छोटे छोटे खर्चे 2-3 हज़ार के हो जाते हैं, फिर कहाँ हुए हमें पता ही नहीं है। वो पता कब नहीं लगेगा, जब आपने उसका अकाउंटिंग नहीं करी, आपको उन सभी व्यवहारों को लिख नहीं रहे हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग इज रियली वेरी हेल्पफुल इन लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, every company, every organization, because it deals with money and you can have a record of each and every rupee that you have earned from different sources and each and every rupee that you spend for different purposes on different dates with the different parties. So it makes you tension free, it replaces the memory. इसलिए अकाउंटिंग का नॉलेज सबको होना जरूरी है और इट्स वेरी सिंपल टू हैव नॉलेज ऑफ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। हर व्यक्ति को अपने कैश के लेन देन का हिसाब रखना चाहिए। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक में पहले तो एंट्री क्या बनेगी, जब एक हेड कैशियर पेटी कैशियर को कुछ रुपए एडवांस देता है ताकि उसमें से वो सारे खर्च करे, तो उसकी एंट्री बनेगी क्या, वो होगी पेटी कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, पेटी कैश में रुपए डाले जाएंगे, पेटी कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जितने रुपए दिए 1000 रुपए या 500 रुपए बीइंग एडवांस टू बीइंग एडवांस गिवन टू पेटी कैशियर, एडवांस गिवन। जितने रुपए दिए उतने रुपए आपने दिए, 1000 रुपए या 2000 रुपए जो दिए, ठीक है। अब उसके बाद पेटी कैश बुक बनानी है तो मैं इसके कुछ एडवांस लिख रहा हूं कि एक एग्जांपल और फिर उसको मैं सोल्व करूंगा। कुछ 5-7 आइटम लिख के एक पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसमें कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे बैलेंस निकालना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है प्रिपेयर पेटी कैश बुक, prepare petty cash book from the following transactions. Number 1, advance received from, advance received ₹1000, ठीक है। उसमें से अब जो एक्सपेंसिव है जनवरी 1 पेड फॉर कार्टेज ₹120, फिर जनवरी 4 स्टेशनरी खरीदी, पेड फॉर स्टेशनरी ₹80, फिर जनवरी 6 पेड फॉर टैक्सी फेयर, टैक्सी का भाड़ा दिया, टैक्सी फेयर ₹60, फिर जनवरी 9 पेड फॉर वेजेज ₹90, जनवरी 10 पेड फॉर पोस्टल चार्ज, पोस्टेज कर दिया, पोस्टेज कर दी 40, जनवरी 11 रिफ्रेशमेंट मंगाया, नमकीन, मिठाई, चाय, कॉफी, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक, रिफ्रेशमेंट का ₹120, फिर जनवरी 15 अगेन स्टेशनरी
रुपीज 60। देन जनवरी 15 का ही और एक ट्रांजेक्शन है, पेड फॉर बस फेयर रुपीज 50। ये मान लीजिए कुछ ट्रांजेक्शन है हमारे 15 डेज के, हमने 1000 रुपीज एडवांस दे रखा है पेटी कैशियर को, और अब मुझे इसका पेटी कैश बुक बनानी है अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। लघु रोकड़ बही बनाने की अग्रदायी पद्धति के अंतर्गत अगर मुझे रोकड़ बही बनानी है तो वो इस तरह से बनेगी। तो आप हेडिंग डालेंगे पेटी कैश बुक, ठीक है, और फिर उसके कॉलम क्या बनेंगे वो मैं यहाँ बना दूंगा। तो सबसे पहला कुछ ही एग्जाम्पल लिए मैंने ताकि आपको वो ये जो कॉलम बना रहा हूं मैं, पहले 5 कॉलम फिक्स है। जैसे सबसे पहला अमाउंट रिसीव, कितना रुपया एडवांस में मिला, अमाउंट रिसीव, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर का थोड़ा सा बड़ा बना देते कॉलम, फिर वाउचर नंबर एंड देन टोटल अमाउंट। और इसके बाद में ये जो एक्सपेंसेस है यहां तक के लिए 5 कॉलम हमारे फिक्स, अमाउंट रिसीव द एडवांस, अमाउंट रिसीव पहला कॉलम, फिर डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर्स है, फिर वाउचर नंबर, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस पे करेंगे उसका वाउचर होना चाहिए, और अकाउंटिंग में सारे ट्रांजैक्शन वाउचर के आधार पर लिखे जाते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनका वाउचर होगा, फिर टोटल अमाउंट। और यहाँ ये 5 कॉलम फिक्स है, और उसके बाद में जो एक्सपेंसेस है ना इसके कॉलम क्या हो जाएंगे, जैसे वेजेज एंड कार्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिफ्रेशमेंट, बस फेयर्स, बस एंड टैक्सी फेयर्स एंड अदर्स। तो जो एक्सपेंसेस जनरली हमारे रूटीन में होते हैं वो एक्सपेंसेस के आप कॉलम बना लेंगे, और पहले वाले 5 कॉलम फिक्स है, और बाकी जो कॉलम एक्सपेंसेस के बनाए जाते हैं ना उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जो कॉलम बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में आया है, तो मैं ना वेजेज कार्टेज जो लेबर ऑडिटेड एक्सपेंसेस है उनका मैं अलग बना देता हूँ कॉलम। तो वेजेज एंड कार्टेज ये कॉलम बना दिया मैंने, ठीक है। फिर पोस्टेज का एक अलग बना दिया, फिर मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक कॉलम बना दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर एक कॉलम मैंने रिफ्रेशमेंट का बना दिया, एक कॉलम मैंने जो है बस टैक्सी फेयर का बना दिया, बस टैक्सी फेयर। ये जो जनरली हमारे गेस्ट आते हैं तो हम कर्टसी के नाते उनको जो टैक्सी से बस से उतरते हैं हम भाड़ा खुद दे देते हैं। तो ये भी एक हमारा एक्सपेंसेज है। एक कॉलम मैंने और खाली रखा जिसमें और कोई एक्सपेंसेज है जो पहली बार आया, एक ही बार आया, तो अदर एक्सपेंसेज नाम से लिख सकते हैं। अब एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सबसे पहले एडवांस मिलने पर, एडवांस कितना मिला 1000 रुपये, और डेट का क्या है, डेट 2020 जनवरी 1। अमाउंट कितनी एडवांस मिली 1000 रुपये। तो पहली एंट्री बनेगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हमारी पेटी कैश बुक के हेडिंग है, इसका पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, और उसके अंतर्गत बना रहे और आप हेडिंग लिख देंगे पेटी कैश। तो एंट्री बनेगी पहली एंट्री रुपए मिलने पर, वो रुपए 15 दिन में, 1 महीने में एक बार ही मिलेगा, उसमें से आपको सारे खर्च कर रहे हैं। तो एक एंट्री बनेगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पेटी कैश अकाउंट में टू कैश आ जाएगा, और जो रुपए मिले हैं ना वो अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम आएंगे 1000 रुपये इधर। ये हमारा पहले पेटी कैश टू कैश, और बाकी इसमें सारे एक्सपेंसेज आएंगे, और एक्सपेंसेज करने पर हमारी एंट्री क्या होगी, जैसे वेजेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, पोस्टल चार्जेस का पे किया तो पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, रिफ्रेशमेंट का हमने पेमेंट किया था रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेज किया, रिफ्रेशमेंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। तो वो सब एक ही एंट्री है, टू पेटी कैश आएगा, तो एक पर्टिकुलर का कॉलम एक ही है। तो एक्सपेंसेज जो है वो सारे भाई लगेंगे। जैसे मान लो यहाँ पेड फॉर कार्टेज, तो एंट्री बनेगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश,
कैश में आएगा बाई कार्टेज। तो बाई कार्टेज लिख दिया मैंने। डेट है मान लीजिए 1 जनवरी को ही है ये, और अमाउंट कितनी है, अमाउंट है कार्टेज की 120। तो एक बार तो देखिए टोटल अमाउंट के कॉलम में आएगा 120, और दूसरी बात कार्टेज का है मेरा वेजेज एंड कार्टेज यहाँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा और ये कॉलम यहाँ डैश डैश कर दो। तो एडवांस जो पैसा मिला उसकी एक एंट्री है पेटी कैश टू कैश, और बाकी एक्सपेंसेस पे करने पर उस एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। तो पेटी कैश में बाई आएगा, तो पर्टिकुलर का यहाँ एक ही कॉलम बनता है। टू कैश एडवांस मनी मिलने पर आएगा, और बाई एक्सपेंसेस अलग अलग एक्सपेंसेस अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट के जब होंगे तब वहां लिखा है। तो जैसा ये मैंने लिखा पेटी कैश हो गई इंप्रेस सिस्टम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेटी कैश के अंतर्गत हम बना रहे। हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन है जनवरी 4 को, और वो क्या है स्टेशनरी का आपने एडीपी पेमेंट किया, एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। जनवरी 4 डेट लगा दूंगा मैं, और हम यहाँ लिखेंगे बाई स्टेशनरी, पर्टिकुलर के कॉलम में बाई स्टेशनरी लिखा, और स्टेशनरी का अमाउंट है देखो 80 रुपीज। एक बार तो मैंने यहाँ लिखी, दूसरी बार मेरा ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम है तो मैं यहाँ लिखूंगा, बाकी कॉलम एस। तो यानी कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे एक बार इस टोटल अमाउंट वाले कॉलम आएंगे, दूसरी बार उस संबंधित कॉलम आएंगे जो उसका हेडिंग दिया हुआ उसमें और लिखना है, ताकि इस टोटल की अमाउंट की कॉलम की टोटल और इन सारे कॉलम की टोटल एक होगी, बराबर होगी। तो इसका आगे मैं आपको टोटलिंग और बैलेंसिंग कैसे करना वो भी बताऊंगा। अभी हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पेटी एक्सपेंसेस इन पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेटी कैश बुक। लघु रोकड़ बही बनाने की अग्रदाय पद्धति के अंतर्गत सभी लघु व्ययों का समयानुसार लेखा करना। तो हमारा तीसरा लिखा है जनवरी 6 को ट्रांजेक्शन है टैक्सी फेयर, टैक्सी भाड़ा 60 रुपए दिया। तो यहाँ डेट लगाऊंगा मैं जनवरी 6 बाई टैक्सी फेयर, एंट्री बनेगी टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। तो टैक्सी फेयर ₹60, और टैक्सी फेयर के लिए देखो एक बार तो यहाँ लिखिए हम, दूसरा मेरा जो कॉलम है टैक्सी फेयर एंड बस फेयर का, ये कॉलम यहाँ आएगा 60। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनवरी 6 को था, जनवरी 9 को क्या है वेजेज ₹90। तो एंट्री बनेगी वेजेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो यहाँ आएगा बाई वेजेज, और रुपीज है वेजेज का 90। तो एक बार तो 90 रुपीज यहाँ टोटल के कॉलम में, और दूसरी बार ये वेजेज का कॉलम है 90। तो वेजेज एंड कार्टेज का देखो मैंने एक कॉलम बनाया, तो वेजेज भी इधर आ गया, कार्टेज भी इधर आ गया। तो ये एक्सपेंसेस 2 बार हो गया हमारे 15 दिन में। फिर जनवरी 10 को पोस्टेज का पेमेंट किया, तो जनवरी 10 पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो बाई पोस्टेज हो जाएगा, और पोस्टेज का ₹40 है वो एक बार तो इधर लिखेंगे, और दूसरी बार पोस्टेज के कॉलम में लिखेंगे, बाकी कॉलम में डैश डैश हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रेशमेंट जनवरी 11, तो जनवरी 11 को हम लिखेंगे इधर बाई रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का अमाउंट है हमारे 120। एक बार हमने इधर लिखा, दूसरी बार रिफ्रेशमेंट में कॉलम में वहां लिखा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है जनवरी 15 को स्टेशनरी है, तो अगेन जनवरी 15 एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो पेटी कैश में आएगा बाई स्टेशनरी। स्टेशनरी का ₹60 है, तो वो यहाँ लिखेंगे, और फिर स्टेशनरी के कॉलम में 60 रुपीज आ गया। तो कोई भी एक्सपेंस है जो 2-3 बार रिपीट होता है तो उसी के कॉलम आएगा, एक बार तो टोटल अमाउंट कॉलम आएगा, दूसरी बार उस संबंधित खाने में वो अमाउंट लिखी जाएगी। नेक्स्ट है अभी जनवरी 15 को फिर बस फेयर है, तो जनवरी 16 बाई बस फेयर। जो हमारे ट्रेवलिंग सेल्समैन वगैरह होते हैं उनको हमने भाड़े का दिया 50 रुपीज। तो अभी बस फेयर का मेरा कॉलम है, ये सेकंड लास्ट 50 रुपीज एक बार मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए ये हमने सारे एक्सपेंसेस पे करे, तो कुल मिला के पेटी कैश बुक में 2 ही एंट्री होती है। एक एंट्री एडवांस मिलने पर पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, और दूसरी एंट्री जब एक्सपेंसेस पे करेंगे तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश।
तो पेटी कैश में क्या आएगा, बाय एक्सपेंस, सब बाय एक्सपेंस लिखे मैंने, टू कैश एक बार है। अब 15 दिन बाद में मान लो मेरे पास काफी रुपए खर्च हो गए और बिजनेस में ये प्रैक्टिस है कि हर 15 दिन बाद में आपका बैलेंस है वो 1000 रुपये होना चाहिए। 15 दिन बाद में आपको फिर से रिएम्बर्स किया जाएगा। अब मैं इसका टोटलिंग करके बैलेंसिंग करूंगा। तो आप देखिए यहां तक जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो है 0, फिर 8 to 10, 10 and 6, 16 and 9, 16 and 9, 25, 25 and 4, 29, 29 and 2, 31, 31 and 6, 37, 37 and 5, 37 and 5, 42, carry 4, 5 and 6, 620 रुपीज हमारा ये एक्सपेंडिचर हुआ। अब आप इन सब की टोटल लगाएंगे तब भी वो कितनी की होगी, जैसे 120 प्लस 90 210, ये 40, ये 60 and 40, 60 and 80 140, फिर ये 120 एंड ये 110। तो इनकी टोटल आप क्रॉस टैली कर सकते हैं, वो इक्वल आएगा 0 0 1 and 3 3 and 4 7 7 and 1 8। ये वापस देखो 120 and 90 210, 40, फिर 80 and 60 140, ये 120 एंड ये 5 6 7 100। इसकी टोटल वापस देखो 80 60 90 40 120 620 पर 628 टोटल है। तो ये हमारी क्रॉस टैली हो जाती है टोटल। आप वर्टिकली टोटल करेंगे इट इज 620 एंड हॉरिजॉन्टल वापस ये टोटल भी आप इनको मिलाएंगे 210 प्लस 40 प्लस 140 प्लस 120 प्लस 110 इट इज आल्सो इक्वल टू 620। अब इसका ये तो टोटलिंग हुई, अब मुझे इसका बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करूंगा मैं, जनवरी 1 से लेके जनवरी 15 तक के ट्रांजैक्शन थे 15 का, तो अब इसी डेट को हमारा बैलेंस क्या रहा, तो आप देखिए 1000 माइनस 620 पीछे कितना बचा, वो आप जनवरी 15 को यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना हुआ 380 रुपीज। यहां ये टोटल बराबर हो गई, कॉलम बंद कर दीजिए और अब यहां भी टोटल ये बैलेंस है और ये जो अमाउंट आपको मिला था इट वाज इक्वल टू 1000 और यहां की टोटल हमारी 1000 है। ये आप बराबर करते थे इधर 1000 रुपए एडवांस मिले, 15 दिनों में 620 रुपए खर्च हो गया, 380 रुपए जो बाई बैलेंस सीडी बचा और जो 380 रुपए जो 15 जनवरी को हमने लिखा बाई बैलेंस सीडी, तो 16 जनवरी को, क्योंकि बिजनेस इज ए कंटिन्यूअस फिनोमेना, इज ए रूटीन एक्टिविटी, इट्स ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, तो ये बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है। हमने अकाउंटिंग में पढ़ा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट व्हिच इंप्लाइज दैट वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड द बिजनेस इट विल गो ऑन फॉरएवर बिकॉज इट इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द बिजनेसमैन। तो जो जितने भी पर्सनल एंड रियल अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस निकाला जाता है और उनको आगे से आगे फॉरवर्ड किया जाता रहता है जब तक वो बिजनेस सर्वाइव करता है। तो यहाँ मुझे पेटी कैश में बनाई है मैंने और इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश के अंतर्गत हमने बनाया है
आपको समझ में आ गया होगा। और ये बाई बैलेंस ईडी है, तो जब भी कोई अकाउंट जब बाई बैलेंस सीडी से बंद होता है तो अगले महीने, अगले दिन, अगले साल टू बैलेंस बीडी से रीओपन होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2020 जनवरी 16 और यहाँ जो बाई बैलेंस सीडी है ना वो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹380 और सॉरी ये 380 आपको अमाउंट रिसीव्ड की कॉलम में लिखना है। और अब आपकी प्रैक्टिस क्या है, हर 15 दिन बाद में आपका ओपनिंग बैलेंस है ना वो 1000 होना चाहिए। तो जितने रुपए पिछले 15 दिनों में खर्च हुए उतने रुपए हेड कैश है फिर से दे देगा पेटी कैश टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ 1000 फोर्टनाइट। तो 16 जनवरी को से अब ये जो रुपए पहले खर्च हुए फिर मिल जाएंगे, फिर हमारी एंट्री जाएगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पेटी कैश में पेटी कैश अकाउंट में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट और वो रुपए को मिलेंगे 620 और फिर से हमारा ओपनिंग बैलेंस एक कर्जा देके 16 जनवरी को 1000 रुपए हो गया। तो इसे बोलते हैं लघु रोकड़ बही बनाना। अब अगर पेटी कैश का अगर आपको लेजर बनाना हो तो ये जितने एक्सपेंसेस है ना इन सब का अलग अलग अकाउंट खोलेगा, स्टेशनरी अकाउंट, बस फेयर अकाउंट और रिप्लेसमेंट अकाउंट। तो अकाउंट खोलेंगे लेजर में और उनमें क्या आ जाएगा टू पेटी कैश, टू पेटी कैश, टू पेटी कैश। जैसे आपने मान लो कार्टेज का पेमेंट किया, एंट्री बनी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो कार्टेज अकाउंट में क्या आएगा टू पेटी कैश। वेजेज का पे किया तो एंट्री बनी वेजेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो वेजेज अकाउंट में क्या आएगा टू पेटी कैश। यानी कि हमने जितने भी एक्सपेंसेस पेड करें उन सब में टू पेटी कैश, टू पेटी कैश, टू पेटी कैश अकाउंट आएगा। और जो पेटी कैश बुक में हमने लिखा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक जो मेन है उसमें बाई पेटी कैश अकाउंट आएगा। और जो वर्ष के अंत में अगर जो पेटी कैश का बैलेंस रह जाता है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा जाएगा, करंट एसेट्स में कैश इन हैंड एंड बैलेंस ऑफ पेटी कैश, ये दोनों अलग अलग लिखे जा सकते हैं और वो हमारी एसेट्स का ही पार्ट होगा। whatever balance of cash is available in business, it's a part of the current assets of the business. It is the most, and cash is the most liquid form of capital which can be used to pay out all kind of expenses according to the requirement of the business. तो किसी भी बिजनेस में लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आप अपनी लायबिलिटीज का टाइमली पेमेंट नहीं कर सकते। आप किसी भी व्यक्ति को, लेनदार को भुगतान करने में कैश ही दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, लेकिन कि ये मेरी घड़ी ले जाओ या मेरा ये 50,000 का चलो माल हम दे देते हैं आपको फाइनल सेटलमेंट में, पेमेंट में, नो, वी कैनॉट बाउंड एनी पर्सन टू एक्सेप्ट द गुड्स और एसेट्स इन सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। हमें कैश में उसका पेमेंट करना पड़ता है, हम कैश लेने से कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता। तो वाई कैश इज कॉमनली एक्सेप्टेड? बिकॉज कैश इज ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज which is equally important in final settlement of all kind of transaction. It is a medium of exchange, it can be stored as value for safety of our future. इसलिए कैश का, लिक्विडिटी का मेंटेन करना, रखना बहुत जरूरी है, एक बिजनेस में भी और एक फैमिली में भी। अगर आपके पास कैश ज्यादा है और आपने कोई ऐसी वस्तु खरीद ली, कोई ऐसी संपत्ति खरीद ली जो आपके ज्यादा काम नहीं आती है, 30-40,000 50,000 में खरीद ली, और अब अगर आप इसे वापस बेचना चाहते हैं, भले महीने भर बाद भी बेचना चाहते हैं, 10 दिन बाद भी बेचना चाहते हैं, तो आपको 20% 30% वैल्यू कम मिलेगी। सो वी कैन से दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट द गुड्स इनटू कैश। अगर आपके पास कैश है तो आप कोई भी वस्तु, सेवा, संपत्ति आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन वस्तु या संपत्ति से
आप रोकड़ नहीं कर सकते, आप उसको रोकड़ में आसानी से परिवर्तन नहीं करा सकते, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल goods and assets in the market and it is due to tough competition among the supplier, among the seller. तो इसलिए हमारे कैश को हमें ना प्रॉपरली यूज करना चाहिए, साइंटिफिकली यूज करना चाहिए, अपने पूरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए खर्च करना चाहिए और लिक्विडिटी को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। और जिस बिजनेस में लिक्विडिटी नहीं होती है वो अपने, अगर बहुत बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, अगर वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस का टाइमली पेमेंट नहीं करता है, इट सर्टेनली डिस्टोर द गुडविल ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। और जिस बिजनेस का गुडविल खराब हो जाती है उस बिजनेस को फिर बाद में फ्यूचर में उधार मिलना बंद हो जाता है, और जब उधार मिलना बंद हो जाता है तो फिर आप लार्ज स्केल में आसानी से बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए बिजनेस में भी और फैमिली में भी हमें कैश को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। मोस्ट अर्जेंट वर्क है वहां खर्च करना चाहिए, हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए और जो मोस्ट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वर्क है उसी पे कैश खर्च करना चाहिए और फ्यूचर के लिए हमें सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में रखना चाहिए। तभी हम हमारे फ्यूचर अनसर्टेनिटी एंड चैलेंज है उसको मीट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज माय वीडियो to explain the concept of petty cash book and preparation of petty cash book with some example of expenses of different types which are usually incurred in business and how to record the transaction in petty cash book, how to calculate the total and balance of petty cash book. So I am sure that you got the point, you understood, and if you have any doubt you can call me. Please watch the video completely, share this video and subscribe my video so that you will get my all the next videos. Thank you very much. God bless you.